हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और जानेंगे अल अक्सा मॉस्क की वजह से क्यों पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो माय नेम इज प्रियंका लाल एंड वेलकम टू इनसाइट एक्स। तो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीनियन अरब्स का गाजा स्ट्रिप में, उन्होंने काफ़ी एयर स्ट्राइक्स की थी तेल अवीव में, इसराइल का जो शहर है वहाँ पे। और इसराइल ने भी इसके बदले में बहुत ही हेवीली रिटालिएट किया था, वहाँ पे गाजा स्ट्रिप की बहुत हेवीली बॉम्बिंग की थी। कोई भी जो इशू होता है वो रातों रात तो डेवलप नहीं होता है, उसके डीप रूटेड कॉजेज उसकी हिस्ट्री में छुपे होते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिलीजियस एस्पेक्ट। तीन टाइप के धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म। और इनके कॉमन पेट्रियार्क थे जिनका नाम था अब्राहम। और ये जो हैं तीनों धर्म जो अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं, ये मोनोथिस्टिक होते हैं, मतलब ये एक भगवान में ही विश्वास रखते हैं। अब जो अब्राहम होते हैं, इनकी पहली बीवी होती है, उनका नाम होता है सारा। इनकी दो शादियां हुई थी, पहली बीवी सारा होती है और दूसरी बीवी जो होती है सारा की डेथ के बाद वो थी केतुरा। सारा शी वाज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। और जब ये 90 इयर्स की होती हैं तब इन्हें गॉड से एक ब्लेसिंग मिलती है दैट शी विल बी एबल टू डिलीवर अ चाइल्ड। और यहाँ पे आइज़ैक का जन्म होता है और फर्दर इनकी लीनिएज डेवलप होती है। तो इनके जो ग्रैंडसन हैं जेकब, इन्हीं को बोलते हैं इज़राइल। ओके, वो एक इवेंट यहाँ पे हुआ था, जेकब जो हैं वो किसी एंजल से लड़ते हैं, उनका रीनेम करा जाता है इज़राइल। और यहीं से इज़राइल का जो अपना कंट्री का नाम है, यहाँ से डिराइव्ड है। अब ये जो जेकब हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि फर्दर इनके जो 12 सन्स होंगे, वो आएँगे और उन 12 जो इनके बेटे होते हैं, उनको बोला जाता है 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। इसका रेफरेंस हिब्रू बाइबल में भी मिलता है, व्हिच इज़ नोन एज़ द ओल्ड टेस्टामेंट। और यहाँ आप देख सकते हो जो ये वाली ट्राइब है, इनमें से एक ट्राइब जो है जूदा ट्राइब, यहाँ से डेवलप होता है जुदाइज़्म। फर्दर जब इनकी लीनिएज में यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, तो यहाँ से आती है क्रिश्चियनिटी। और अब्राहम के जो यहाँ पे पहले बेटे होते हैं, वो होते हैं इश्माएल। अब सिंस सारा वाज़ नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो इनकी यहाँ पे होती है हैंडमेड। ओके, शी वाज़ द इजिप्शियन स्लेव और ये जन्म देती हैं इश्माएल को और यहाँ से आती है यहाँ पे इस्लाम की ब्रांच। ये आप देख सकते हो, शी इज़ हजर और ये हैं इश्माएल जो पहले बेटे हैं अब्राहम के। सबसे पहले मैप में देखते हैं कि इज़राइल है कहाँ। अगर हम यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के पास ज़ूम इन करते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है ये इज़राइल। ओके, इसकी जो वेस्टर्न साइड जो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से लगता है, ये वाला जो स्ट्रिप है, इसको बोलते हैं गाज़ा स्ट्रिप। और इसका जो यहाँ पे बीच में एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन से एनसर्कल्ड है, इस एरिया को बोलते हैं वेस्ट बैंक। और जो ज्यूज़ हैं इसके बाकी एरियाज़ में रहते हैं और इन जो ये जो 2 एरियाज़ हैं, गाज़ा स्ट्रिप और यहाँ पे वेस्ट बैंक है, यहाँ पे रहते हैं पैलेस्टीनियन अरब्स। इसके बीच में यहाँ पे पाया जाता है जेरूसलम। और ये तीनों धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। कुछ ना कुछ यहाँ पे इनका अफ़िलिएशन है रिलीजियसली और कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर लिंक्ड है। यहाँ पे पाया जाता है डूम ऑफ रॉक, यहाँ पे एकदम बीच में जेरूसलम के ये पूरा होली श्राइन स्थित है। और इसी कंपाउंड में यहाँ पे इसके सामने डूम ऑफ रॉक के सामने मिलता है अल अक्सा मॉस्क। इस पूरे कंपाउंड को जो ज्यूज़ हैं वो बुलाते हैं टेम्पल माउंट और जो मुस्लिम्स हैं वो बुलाते हैं अल हरम अल शरीफ। इसका जो वॉल है, ये कहलाती है वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल। अब जो जेरूसलम है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बीच में तो ये होली श्राइन्स हैं, टेम्पल माउंट वाली या अल हरम अल शरीफ वाली। और इसके वेस्टर्न साइड में रहते हैं यहाँ पे ज्यूज़ और इसके ईस्टर्न साइड में कुछ पैलेस्टीन अरब्स रहते हैं। अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? ये पूरा इश्यू अभी यहाँ से इमर्ज करने लगा दोबारा से, जब यहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है इज़राइल की, वो एक वर्डिक्ट देती है रिगार्डिंग एक शेख जरा लोकेलिटी है यहीं ईस्टर्न साइड में जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। यहाँ पे ये जो रेड वाला आप एरिया देख रहे हो, यहाँ ये वाली जो एरियाज़ हैं, ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, ये इल्लीगली रह रही हैं क्योंकि ये जगह जो है, वो इज़राइली ज्यूज़ को बिलॉन्ग करती है। और वो कैसे करती है? क्योंकि यहाँ पे जब ऑटोमन एम्पायर था बहुत पहले, तो यहाँ पे जो अरब्स रह रहे थे, उन्होंने ये ज़मीन बेची थी उस टाइम जो ज्यूज़ माइग्रेट कर रहे थे उनको। ज्यूज़ ने बाकायदा उस टाइम पैसे देके यहाँ पे जो ज़मीन थी वो खरीदी थी उस टाइम के अरब से। अभी भी उनके पास लीगली इसके प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये पैलेस्टीनी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, ये रह रही है 1948 से और इनके पास यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे दे आर लिविंग सिंस 80 इयर्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थी, इनका भी कुछ एम्पैथेटिक एंगल था टुवर्ड्स दीज़ फैमिलीज़ कि ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो जो सेटलर्स हैं मेन यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये पैलेस्टीन अरब्स रह रहे हैं वो, जो यहाँ पे ज्यूज़ हैं उनको रेंट दे सकते हो।
लेकिन जो ज्यूज़ हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल सेटलर्स हैं, वो यहाँ पे डिनाई कर देते हैं कि हम किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है? सो ये पूरी तरीके से अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे इन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। सो अब जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, यहाँ पे जो शेख जरा वाली फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगती हैं। वो कहती हैं कि स्टॉप एथनिक क्लींजिंग, और यहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स यहाँ पे उठते हैं और उनको लगता है कि इज़राइल जो है यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस समय जो है ये काफ़ी लीगल मुद्दा है और इनके पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे ज्यूज़ हैं जिनकी प्रॉपर ये ज़मीन है, यहाँ पे 80 साल से ये पैलेस्टीनियन अरब्स रह तो रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टेइंग हियर लीगली। सो अब पुलिस ये जो एरियाज़ हैं इनको यहाँ पे वेकेट कराने का काम शुरू करती है। अब जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग जाके छुप जाते हैं अल-अक्सा मॉस्क में। उनको और वहाँ पे पत्थर जमा करके रख लेते हैं। उनको लगता है कि जो पुलिस है वो यहाँ पे आएगी नहीं बिकॉज़ ऑफ द रिलिजियस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस होली प्लेस, और वो अल-अक्सा मॉस्क में जाके छुप जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इज़राइली पुलिस वहाँ पे पूरे कंपाउंड में जाके फायरिंग करने लगती है और इस वज़ह से जो का अरब कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करती हैं इज़राइल को दैट ये इतना होली प्लेस है, आप यहाँ पे कैसे फायरिंग कर सकते हो? सो अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस्लाम में? सो जो कहानी शुरू होती है वो प्रॉफ़ेट मोहम्मद की इज़्रा से शुरू होती है और ये इज़्रा का जो मेंशन मिलता है वो कुरान में मिलता है। कुरान के सूरा 17 वर्स 1 में। आप ये देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट है उस वर्स का, और इस पूरी इज़्रा जर्नी को बोलते हैं द नाइट जर्नी। तो इसमें मिलता है जेरूसलम का रेफ़रेंस, और ये जो लास्ट इनकी जर्नी थी वो थी मक्का से अल-अक्सा मॉस्क तक, जो कि जेरूसलम में उस टाइम था। और यहाँ से माना जाता है कि ये जो पूरा अल-अक्सा मॉस्क है, यहीं से वो जन्नत की तरफ गए थे। सो दिस इज़ द थर्ड होलीएस्ट साइट आफ्टर मक्का एंड मदीना इन इस्लाम। तो ये आप देख सकते हो अल-अक्सा मॉस्क का पूरा कंपाउंड है, और यहाँ पे पैलेस्टीनियन अरब्स जो हैं वो आके यहाँ पे अपना नमाज़ पढ़ सकते हैं और यहाँ पे प्रे कर सकते हैं। सो बेसिकली द पैलेस्टीनियन अरब्स आर अलाउड टू वर्शिप ओवर दिस कंपाउंड। ये देख सकते हो आप, ये डूम ऑफ रॉक है और ये दोनों ही धर्मों का एक कॉन्फ्लुएंस है कॉन्फ्लिक्ट का। सो अब ये ज्यूज़ के लिए क्यों इतना सेक्रेट है? सो ज्यूज़ जो हैं वो मानते हैं कि उनके कभी यहाँ पे 2 टेम्पल्स होते थे इस पूरे टेम्पल माउंट में, और जो सबसे पहला टेम्पल होता था, वो माना जाता है सोलोमन टेम्पल था, और ये सोलोमन करके एक किंग थे, उन्होंने बनवाया था 956 बीसी में। इसको बोलते हैं फर्स्ट टेम्पल ऑफ ज्यूज़। और इसको जो है ये डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर जब यहाँ पे होता है तो उसको 586 बीसी में यहाँ पे इस फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब इसके रेमिनेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर फिर से रिकंस्ट्रक्शन होता है, और इस सेकंड टेम्पल को बोलते हैं हेरोड्स टेम्पल, और इसको रेफर करा जाता है कि ये जो है सेकंड होली टेम्पल है ज्यूज, और इसको कंस्ट्रक्ट करा जाता है 516 बीसी में। सो यहाँ पे जब रोमन्स आते हैं तो ज्यूज जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि जो उस टाइम रोमन्स थे उनके ऑफिशियल्स काफ़ी करप्ट हो गए थे, और जो ज्यूज़ हैं उनके अंदर काफ़ी नेशनलिस्टिक भावना जाग रही थी। तो ये रिवोल्ट करते हैं और यहाँ पे होता है फर्स्ट रोमन ज्यूज़ वॉर, और ये 70 एडी में होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो रोमन्स होते हैं वो जीत जाते हैं और जो ज्यूज़ हैं वो हार जाते हैं इस वॉर में। और उसके बाद जो रोमन्स होते हैं वो बहुत ही टॉर्चर करते हैं यहाँ पे ज्यूज़ को, और ज्यूज़ का जो टॉर्चर है वो हमेशा हिस्ट्री में होता आया है, और ये भी एक इवेंट है जब ज्यूज़ का काफ़ी टॉर्चर हुआ था रोमन्स द्वारा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी जो ज्यूज़ हैं वो मास माइग्रेशन करते हैं, अलग-अलग जगह पर जाते हैं फॉर सर्वाइवल। इसके रिटेलिएशन में जो रोमन्स होते हैं वो ज्यूज़ को पनिश करते हैं, इनका पूरा जो सेकंड टेम्पल होता है हेरोड्स टेम्पल, उसको डिस्ट्रक्ट करके। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरी वॉल बची हुई है, वेस्टर्न वॉल जिसे बोलते हैं, ये रेमिनेंट है उस सोलोमन टेम्पल का जो फर्स्ट टेम्पल ज्यूज का बनाया गया था 956 बीसी में। यहीं पे सो फाइनली जो ज्यूज हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे इनका टेम्पल माउंट पे इनका थर्ड टेम्पल बने, और ये एकदम सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे जो इंडिया का बाबरी मस्जिद इशू है उससे आप रिजेंबल कर सकते हो, ये सेम इशू। कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पे पहले 2 टेम्पल्स थे तो उन उसकी जगह आप अपना थर्ड टेम्पल यहाँ पे ये ज्यूज हैं कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इस पूरे टेम्पल माउंट में। सो ये आप देख सकते हो कि ये वेस्टर्न वॉल है, और इस एरिया में जो है वेस्टर्न वॉल में जो ज्यूज़ हैं यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, और ये इसी वॉल तक अलाउड है। और टेम्पल माउंट में ज्यूज़ अंदर विजिट तो कर सकते हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू वर्शिप ओवर देयर। सो यहाँ ये जो वेस्टर्न वॉल है यहीं तक जो ज्यूज़ हैं दे कैन प्रे। अंदर जो अलग सा मॉस्क का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है वो जॉर्डिनियन वक्त देती है। और इवन यहाँ पे जो राइट विंग के ज्यूज़ हैं वो नहीं मानते हैं यहाँ पे, इनकी जो जॉर्डिनियन वक्त का जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये नहीं मानते कि ये होना चाहिए। अब देखते हैं टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। सो जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होती है तो टर्की जो है वो हार जाता है, और अब जो ऑटोमन एम्पायर है वो डिफीट हो चुका है।
सो जो विनिंग कंट्रीज़ हैं ये डिसाइड करेंगी कि अब इस ऑटोमन के एम्पायर के जो एरिया है इसके साथ क्या करा जाए। तो यहाँ पे बनता है लीग ऑफ नेशंस 1919 में, और ये बहुत ही इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। हालांकि उस टाइम बनाया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और लेकिन ये जो है इसको बनाया गया था कि आगे फर्दर वॉर ना हो, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, और ये बेसिकली बहुत ही इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो अभी जो जीती हुई कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं, उस टाइम डोमिनेंट थी काफ़ी। तो ये कहती हैं फर्दर डोमिनेंस के लिए अपने, कि हमें ना एक मैंडेट सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो हारी हुई कंट्रीज हैं ये अपने आप को रूल तो कर नहीं पाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इनको गाइड करेंगे गवर्नेंस में। सो दिस वाज जस्ट द हिपोक्रेसी ऑफ दीज कंट्रीज सो दैट दे कैन कॉलोनाइज दीज रीजन्स और यहाँ से ये रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और आप जानती हो कि जो ऑटोमन वाला एरिया है ये काफ़ी ऑयल रिच एरिया है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन भी ऑटोमन के अंडर आता है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन ये एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे आ जाता है मैंडेट सिस्टम। ये लोग अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंडेट्स बांट लेते हैं। ये जो कार्टून है ये उस टाइम का पूरा डिपिक्ट करता है कि कैसे ये जो विनिंग कंट्रीज हैं ये भाग रही हैं अपने मैंडेट्स को यहाँ पे लेने के लिए, कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। और ये देख सकते हो कि इस पे लिखा है, ये सीड्स ऑफ फ्यूचर वॉर यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो ब्रिटेन और फ्रांस को ये ऑटोमन एरिया वाला मैंडेट मिल जाता है। ये आप देख सकते हो मक्का वाला एरिया भी जो है वो ऑटोमन के अंडर आता था डायरेक्टली। और इसके लिए भी जो ब्रिटेन है वो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। सो अब इनको लगता है कि हमें ये लीग ऑफ, सो ब्रिटेन और फ्रांस को ये पूरा ऑटोमन एम्पायर वाला मैंडेट मिल तो जाता है, बट ये डिवाइड कैसे करेंगे। तब इनको याद आता है कि अरे हमने 1916 में, याद करो कि हमने एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया था, उसका नाम क्या था, साइक्स पीकट एग्रीमेंट। और यहाँ पे इन्होंने पहले ही म्यूचुअली डिसाइड करा था कि अगर जब हम जीतेंगे तो ये जो हारी हुई कंट्रीज हैं यहाँ पे हम जो एरियाज हैं उनको म्यूचुअली डिवाइड कर लेंगे। सो इसमें दो यहाँ पे इटली और रशिया भी था। तो यहाँ पे जो इनके बीच में हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच में ये लोग अपना आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो है फ्रांस तू रख ले, और नीचे वाला जो ग्रीन एरिया है ये मुझे पसंद है, मैं रख लेता हूँ, ये ब्रिटेन ऐसे यहाँ पे बांट लेता है। तो आपको तो पता ही है कि ब्रिटेन कितना अच्छा यहाँ पे पार्टीशन करता है हर जगह पे, और जहाँ वो पार्टीशन करता है वहाँ पे इतना अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। दे आर वेरी केपेबल पीपल। सो यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, बाउंड्री जो है डिवाइड करते हैं एक पूरे मैप पे ऐसे स्केल से। आप देख सकते हो कितनी लीनियर लाइंस हैं यहाँ पे। और ना ये यहाँ का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कंसिडर करते हैं, ना ज्योग्राफी कंसिडर करते हैं, ना यहाँ की डेमोग्राफी देखते हैं कि अरब्स जो हैं वो यहाँ पे पूरे अलग हैं। इराक में यहाँ पे अलग अरब्स रहते हैं, यहाँ पे ट्रांस जॉर्डन में अलग अरब्स रहते हैं। सो इन अरब्स के ये 5 हिस्से कर देते हैं बड़ी कन्वीनियंटली। सो दिस रीजन इज बाउंड टू हैव कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे आते हैं जॉर्ज लॉयड, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। अब इनको चाहिए, इन्हें पता है कि ज्यूज कितने केपेबल हैं, सो ही वांट टू अपीज ज्यूज। तो ये जो है ये ज्यूनिज्म की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। और जो ज्यूनिज्म की थ्योरी थी वो उस टाइम ज्यूज में बहुत वहाँ पे पॉपुलर हो रही थी। वहाँ पे एक जियोनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, 1889 में यहाँ पे शुरू होता है। थियोडोर हर्जल जो होते हैं वो इस मूवमेंट के लीडर होते हैं। और ये ज़ियोनिज़्म की जो थ्योरी है, वो कहती है कि यहाँ इज़राइल का जो एक अपना स्टेट होना चाहिए, और दैट टू इन स्पेसिफिकली पैलेस्टीन में। तो ये जो है ये ज़ियोनिज़्म है। इसको सपोर्ट जब करते हैं तो क्या होता है कि इज़राइल जो है यहाँ पे एज़ अ स्टेट बॉर्न हो जाता है। अब क्योंकि जो पैलेस्टीन वाला मैंडेट है वो यूके के अंडर है, तो इज़राइली जो हैं वो यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं। अब वर्ल्ड वॉर वन का एक और इम्प्लीकेशन होता है कि जो जर्मनी होता है उसके ऊपर इन्होंने इतने हार्श प्रोविजंस डाले होते हैं बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, कि वहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है। और उस चीज़ की वजह से कंट्री में बहुत ही अल्ट्रा नेशनलिज्म वहाँ पे आता है। और हिटलर जैसे जो लीडर्स होते हैं वो 1933 में पावर में आते हैं। और ये जो है वहाँ पे होलोकॉस्ट शुरू करते हैं करना। और ज्यूज़ को वहाँ पे इतना टॉर्चर करा जाता है कि आप ये देख सकते हो जो यहाँ पे बैकग्राउंड में है, दिस इज़ द ऑशविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप। यहाँ पे इन्होंने गैस चैम्बर्स बना रखे थे और ये ज्यूज़ को सिंपली वहाँ जाके डाल देते थे। और इनके साथ बहुत ही ब्रूटैलिटी दिखाई जाती है। इनकी बॉडीज़ पे इनफैक्ट यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते थे। मतलब दे वर लाइक टोटली ब्रूटल इन जर्मनी। सो अब ये सब होलोकॉस्ट के बाद फिर से माइग्रेशन जो है वो ज्यूज़ का स्टार्ट हो जाता है मास लेवल पे। यहाँ पे फिर से मास माइग्रेशन शुरू हो जाता है, और जो ज्यूज़ हैं वो काफ़ी हेवी नंबर में आने लगते हैं पैलेस्टीन में।
एक उम्मीद लेके कि हाँ, एटलीस्ट हमारा भी अपना लैंड है और वहाँ पे हम रहेंगे। ये हमारा एक एंशिएंट लैंड है जो जिस पे हम पहले कभी रहते थे। से ये जो कोस्ट है, में यहाँ से ये लोग आके बसना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अपनी सेटलमेंट्स बनाने लगते हैं। सो यूके अब यहाँ पे क्या कर रहा है? यूके ने ज्यूज़ के साथ यहाँ पे बेल्फोर डिक्लेरेशन कर रखा है। पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ आपको याद होगा जो मक्का वाला एरिया था, जो ऑटोमन के अंडर था, इन्होंने 1915 में सबसे पहली बार यहाँ पे पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ डील साइन की थी। ये इसे बोलते हैं मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। इन्होंने बोला था कि अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन्स के खिलाफ सपोर्ट करोगे, अगर आप वहाँ पे रिवोल्ट कर दोगे, तो ये जो मक्का वाला एरिया है, उसको हम इंडिपेंडेंट कर देंगे। और फ्रांस के साथ तो इन्होंने साइक्स-पीकेट एग्रीमेंट साइन ही किया था पूरे एरिया को पार्टीशन करने के लिए। तो जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो, आप किसी को खुश नहीं कर पाते हो इवेंचुअली। और सब यूके से नाराज़ हो जाते हैं। अब 1936 तक यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, वो काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस टाइम तक करीब 3 लाख ज्यूज़ जो हैं, वो आ गए होते हैं। और यहाँ की जो डेमोग्राफ़ी चेंज होने लगती है, तो उससे जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, ऑब्वियसली वो इनसिक्योर हो जाएँगे कि यहाँ पे पूरा डेमोग्राफ़िक चेंज आ जाएगा। तो उसे देख के यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट्स होने लगते हैं, यूके के खिलाफ और भी होने लगते हैं, सब यूके से गुस्सा होते हैं कि आप क्यों नहीं यहाँ पे माइग्रेशन ज्यूज़ का रोक रहे हो। लेकिन फाइनली हो नहीं पाता है कुछ भी, यहाँ पे बहुत रिवोल्ट होने लगता है। और अगर उस टाइम यूके को यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करनी थी, तो उसको 1 लाख ट्रूप्स इनफैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ते। तो ये क्या होता है यहाँ पे, अब नया-नया सेकंड बॉडी बना है यूनाइटेड नेशंस 1945 में। ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहते हैं, एक पार्टीशन प्लान लेके आते हैं। अब ये कहते हैं रुको, सब सब लड़ना बंद करो, अपना-अपना एरिया बाँट लो आप। ये कहते हैं हम बताते हैं आपको कैसे बाँटते हैं। ये एक लेके आते हैं प्लान पार्टीशन का। तो ये जो ग्रे एरिया है ये बोलते हैं अरब्स तुम यहाँ पे रह लो, और जो यहाँ पे लाइटर एरिया है इसको ज्यूज़ को बोलते हैं कि अच्छा ज्यूज़ तुम यहाँ पे रह लो। और इन्होंने ये इतना गंदा प्लान बनाया था कि अगर आप यहाँ पे 2 स्टेट्स यहाँ ऐसे डिवाइड कर रहे हो, तो अगर जैसे यहाँ पे पैलेस्टीनियन अरब्स को इस वाले एरिया में जाना है, गाज़ा स्ट्रिप वाले एरिया में, तो कैसे जाओगे? आपको यहाँ पे दूसरी कंट्री की परमिशन चाहिए होगी जो कि यहाँ पे इज़राइल होगा। तो ये मतलब ये वाले प्लान से तो कभी भी कोई ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमेशा बढ़ना ही था, कभी भी सॉल्व नहीं होना था इससे। अब ब्रिटेन जो है वो यूएन को हैंडओवर कर देता है ये पूरा मैंडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 31 ईयर्स तक यहाँ पे रहता है और इसको हैंडओवर करके निकल लेता है 1948 में। सो अब जो इज़राइल है और पैलेस्टीन है वो अपनी इशू के साथ अकेले बचे हैं, और जैसे ही यूके जाता है वैसे ही इज़राइल जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देता है। सो जैसे ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो तीनों कंट्रीज़ होती हैं, जो बाउंड्री वाली कंट्रीज़ हैं, वो इज़राइल पे अटैक कर देती हैं अगले ही दिन। सो यहाँ पे वॉर होती है। सो यहाँ पे 1948 की वॉर होती है और यहाँ पे आप ये एरिया देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है इवेंचुअली, इसका रिज़ल्ट कि जो गाज़ा स्ट्रिप है ये आ जाता है इजिप्ट के अंडर, और इतना जो एरिया है, ये सर्दर्न एरिया जो है, ये पूरा आ जाता है इज़राइल के अंडर। और ये जो वेस्ट बैंक का यहाँ पे जेरूसलम का जो वेस्टर्न एरिया है, ये पूरा आ जाता है इज़राइल के अंडर। जो पूरा ये वेस्ट बैंक है, कैप्चर कर लेता है जॉर्डन। सो ये जो है यहाँ पे बेसिकली जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, वो अपना लैंड खो रहे हैं और बाकी सब यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 5 इज़राइली अरब वॉर्स होती हैं, तो हम इम्पोर्टेंट वाली देख रहे हैं। सो 1967 में 6 डे वॉर एक होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पूरा ये वॉर चला था, वो 6 डेज़ में ख़त्म हो गया था। इज़राइल यहाँ पे जीत जाता है। और हर अरब इज़राइली वॉर में इज़राइल ही यहाँ पे जीता हुआ है। इस वाले वॉर में क्या होता है कि ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो फिर से इज़राइल के ऊपर अटैक कर देती हैं हमेशा की तरह, और उसके बदले में इज़राइल जब जीतता है तो इजिप्ट से ये सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लेता है और जॉर्डन से ये वेस्ट बैंक वाला एरिया कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट ये गाज़ा पट्टी वाला जो एरिया है ये भी इज़राइल के अंडर आ जाता है और गोलन हाइट्स इसे मिल जाते हैं फ्रॉम सीरिया। तो आप ये देख सकते हो कि अब इज़राइल के अंडर इतना सारा एरिया आ गया है। तो ये जो गोलन हाइट्स होते हैं ये इज़राइल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजिकली, अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये पूरा प्लाटू एरिया है और ये काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ से आप यहाँ पे अटैक कर सकते हो, यहाँ पे ये लेबनान में, सीरिया में और जॉर्डन में। सो सेकंड रीज़न है कि यहाँ पे पाया जाता है सी ऑफ गैलिली, जो कि एक फ्रेश वाटर सोर्स है। और आपको पता है कि इज़राइल में पानी तो है नहीं, तो एक ये रिसोर्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था। 1967 के वॉर के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वेस्ट बैंक वाला आ चुका है इज़राइल के अंडर, और ये गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया भी जो था, वो इज़राइल के अंडर आ जाता है। तो इनफैक्ट ये पूरा एरिया जो है, ये इज़राइल का हो चुका है, ठीक है? 1979 में जो इज़राइल है, वो पीस डील साइन करता है इजिप्ट के साथ, और जो जो सिनाई पेनिनसुला था,
वो उसको वापस कर देता है इजिप्ट को, और इजिप्ट जो बदले में है वो इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। सो अब आ चुका है 1994, और यूएस कहता है कि ठीक है, अब आप दोनों को दोस्ती करनी चाहिए। तो ये ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इसराइल एंड ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन अरब। सो इस अकॉर्ड में ये होता है कि जो इसराइल है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ठीक है, आप गवर्नमेंट टाइप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्टेब्लिश कर लो, थोड़ी सी ऑटोनॉमी जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को यहाँ पे मिल जाती है। और 2005 में क्या होता है, जो इसराइल है वो यूनिलेटरली यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है उसके अंडर उससे विड्रॉ कर लेता है, और पूरा कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास। ये सब जब हो रहा था तो बैकग्राउंड में वहाँ पे हमस भी फॉर्म हो चुका है। ये जो है ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और दे वर रियली अनहैप्पी विद द अप्रोच ऑफ पीएलओ, कि आप जिस तरीके से यहाँ पे पीसफुली हैंडल कर रहे हो इसराइल को, इस तरीके से हमारा जो लैंड है वो वापस नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ पे लड़के लैंड लेंगे। और ये जो है बेसिकली एयर स्ट्राइक्स करते रहते हैं इसराइल के ऊपर। और अभी भी जो शेख जरा में ये पैलेस्टीनियन अरब से जो खाली करा रहे थे लोकेलिटी, उसके यहाँ पे इन्होंने पहले धमकी दी कि हम स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक्स करना शुरू किए थे तेल अवीव में। सो हमस जो है वो ऐसे ही उनका वायलेंट अप्रोच रहता है। इट्स लाइक अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस ने इनको कैटेगराइज कर रखा है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, 2006 में जब यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में इलेक्शंस होते हैं, तो जो हमस है वहाँ पे इलेक्शंस जीत जाता है। सो दिस इज़ अ न्यू प्रॉब्लम फॉर इज़राइल उस टाइम। सो हमस को बैकिंग मिलती है ईरान से। अब ईरान क्यों यहाँ पे हमस को बैकिंग प्रोवाइड करता है, तो उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जो सऊदी अरेबिया के साथ उसकी यहाँ पे जो राइवलरी है वो, तो वो जो है वो कॉम्पीट करना चाहता है सऊदी अरेबिया से कि आप नहीं, हम हैं पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर। सो उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए जो पैलेस्टीनियन अरब वाला कॉज़ है, एक ये मुद्दा है उस मुस्लिम ब्रदरहुड में एक यहाँ पे लीडरशिप दिखाने का। और दूसरा रीज़न है कि जो इज़राइल है वो यूएस का एलाय है, और जो ईरान है वो नहीं चाहेगा कि उसके पूरे वेस्ट एशिया में या उसके रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में जो इज़राइल है वो हो। इनफैक्ट 2005 में इनके एक मिनिस्टर होते हैं, वो ये तक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम जो है इज़राइल को पूरे वर्ल्ड के मैप से मिटा देंगे। सो यहाँ पे जो ईरान धमकी देता रहता है इज़राइल को, इज़राइल ऑब्वियसली अपने सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत सीरियसली लेता है। और इसीलिए कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ईरान के पास नहीं आने देगा इज़राइल। अब इनफैक्ट यहाँ पे जब अभी पूरा ये स्ट्राइक किया था हमस ने इज़राइल के ऊपर, तो यहाँ पे ओपनली जो ईरान के कुछ फोर्स के चीफ हैं, इन्होंने बयान दिया था कि हम ओपनली सपोर्ट करते हैं हमस को। और देखो, इसमें प्रॉक्सी वॉर कराने में कुछ जाता नहीं है। आप हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट करो, आपके खुद के सिटीजन्स थोड़ी मरेंगे इज़राइल के साथ लड़ाई करने में, वो वहाँ के पैलेस्टीनियंस मरेंगे। तो ये सबसे कन्वीनिएंट तरीका है कि इज़राइल को चैलेंज भी आप कर लोगे, आपके इतना आपका ह्यूमन रिसोर्स भी खर्च नहीं होगा। तो ये इनके लिए कन्वीनिएंट है यहाँ पे, यहाँ हमास के थ्रू प्रॉक्सी वॉर करना। सो इज़राइल और गाज़ा में इनफैक्ट सीज़ फायर भी हुआ कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब यहाँ पे सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ तो जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में, वो दे वर सो हैप्पी कि दे आर सो टॉर्चर्ड अभी इस समय, कि पूरे टाइम इन पे बॉम्बिंग होती रहती है, कि एटलीस्ट यहाँ पे ये ज़िंदा हैं, तो दे वर हैप्पी फॉर दैट कि अब एटलीस्ट यहाँ पे बॉम्बिंग तो रुकेगी। इज़राइल यहाँ पे जो इतना डेवास्टेशन कॉज़ करता है बॉम्बिंग करके, यहाँ पे कोई डिस्क क्योंकि जब बॉम्ब गिरेगा तो सबके ऊपर गिरेगा, सिविलियंस भी मारे जाएँगे। तो दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। लेकिन कुछ देर तक ये सीज़फायर चलता है, उसके बाद जो इज़राइल है वो फिर से अटैक कर देता है अल-अक्सा मॉस्क में। तो इज़राइल डज़न्ट इवन केयर कि कौन क्या कह रहा है। उसने जो यहाँ पे सीज़फायर साइन किया था, वो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल प्रेशर में कर लिया था, लेकिन उसको यहाँ पे जो ट्रूस है, उन्होंने वहाँ पे ब्रेक भी कर दिया। सो ये जो पूरा इश्यू है, ये कुछ-कुछ साल के बाद यहाँ पे पूरा रिन्यू होता रहता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट होती रहती है। हमास जो है कभी रॉकेट फायर कर देगा, कभी इज़राइल यहाँ पे रॉकेट फायर कर देगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सो देखते हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा, कैसे होगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इंडिया का स्टैंड जानना। सो इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है ऑफिशियली। और अभी भी जो इंडिया ने है वो अपना रीअफ़र्म किया सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन। और इंडिया का जो स्टैंड रहता है वो टू स्टेट थ्योरी के लिए रहता है, कि यहाँ पे पैलेस्टीन का भी स्टेट होना चाहिए और इज़राइल का भी स्टेट होना चाहिए। लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि अनऑफिशियली जो है हमारे डीपर रिलेशंस हैं विद इज़राइल, क्योंकि हमारे लिए जो इज़राइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल सप्लाईज़ मिलती हैं, डिफेंस रिलेटेड सप्लाईज़ यहाँ से इज़राइल से हम लेते हैं। और इनफैक्ट जिस टाइप के हमारे नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना,
उस केस में हमें इज़राइल से काफ़ी डिफेंस रिलेशनशिप जो है उनको और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो ऑब्वियसली अनऑफ़िशियली हमें जो है इज़राइल के साथ यहाँ पे डीपर टच रखना होगा, अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखनी होगी। तो ये रहता है इंडिया का पूरा स्टैंड। सो देखते हैं इस इश्यू पे आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। सो दिस वाज़ इट। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो।